Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPA for 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session, as part of which आज हम लोग करने वाले हैं industrial relations एंड मिसलेनियस टॉपिक्स, क्योंकि जो जनरली हमने जितने भी एसोसिएटेड टॉपिक्स है रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस वो सब हमने कर लिया है. उसके बाद भी कुछ इधर उधर कुछ छोटी मोटी जब अगर बच गए दैट ऑल वी हैव कवर्ड अंडर ए स्पेसिफिक चैप्टर कॉल्ड एज मिसलेनियस टॉपिक्स. उसी में से मैंने 2 पार्ट्स में क्वेश्चंस बनाए सो दैट यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दैट टू. ओके, उसी में ये पार्ट 2 है. ओके, सो विद दिस ये हमारा बिल्कुल क्लोज है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का topic as such. So here we are, and this series is very much important for your examination जो आप UPSC PFO के लिए prepare कर रहे हो, for both APFC एंड ईओ और एओ दोनों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज जो 120 क्वेश्चंस पूछते हैं मतलब एज पार्ट ऑफ द पेपर पैटर्न, उसमें 15 प्लस क्वेश्चंस लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से ही आते हैं. सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू दीज टॉपिक्स. ओके, कितना हाई वेटेज है. एंड एट द सेम टाइम अगर बेसिक्स भी आप सही से कर लोगे, सही से रिवाइज कर लोगे ओके ये इन टॉपिक्स का, सो यू शुड बी एबल टू क्लियर 10 प्लस क्वेश्चंस बहुत आसानी से. So with that you can understand the kind of high scoring potential that it has got. So बहुत ही important topic है, and I suggest you to go through these sessions regularly, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ content cover कर रहे हैं that is in the form of MCQs, तो आपका एक revision भी हो जाएगा and practice भी हो जाएगा. ठीक है, and moreover we are expecting the UPSC EPA for 2025 notification very soon, so this is going to help you a lot in your preparation. So with this let me start today's session. Moving on to our first question, Article 246 of the Indian Constitution is significant because it deals with. Now, when we look at the Article 246, it is in the 7th schedule of the Indian Constitution that mentions 3 lists, namely Union list, State list and concurrent list. And ये specify करता है the division of the power between the Union and the states. कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या पावर्स है, एंड अकॉर्डिंगली हाउ दे कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द पावर्स दैट हैव बीन गिवन टू देम, एंड अकॉर्डिंगली वो जो भी सिटीजन्स के लिए required है that they have to do under their purview. So here it deals with the division of powers between the union and states through union, state and concurrent list. ये is the correct answer. So moving on to our next question, which of the following subjects is not included in the union list under the 7th schedule of the Indian Constitution? When we look at the union list, there are a lot that has been added into this, like industries, the control of which by the union is declared by the parliament law to be expedient in the public interest. like जो industries इनको देखना, जैसे कि माइंस हो गए, ऑयल फील्ड्स हो गए, जो एक्सप्लिसिटली बहुत ज़्यादा हाई डिफेंस वाला हो गया, ये सारा यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है. बाकी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का रहता है, जो रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज है. या रेगुलेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑयल फील्ड्स, एज आई हैव सेड अर्लियर, रेगुलेशन ऑफ द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी ऑफ माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग द यूनियन एम्प्लॉयज, ये पूरा यूनियन लिस्ट का ही है. सो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल फील्ड्स एंड मिनरल ऑयल रिसोर्स, ये यूनियन लिस्ट में ही आता है. रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, ये भी यूनियन लिस्ट में ही आता है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉयज, ये भी इसी में आता है. रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एट द स्टेट लेवल, ये यूनियन का नहीं है, ये स्टेट लेवल का डिस्प्यूट है. समटाइम्स फ्यू इश्यूज अगेन वो कॉन्करेंट में आता है, सो दैट दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे भी है सेंट्रल एंड स्टेट का, दे कैन लुक इनटू इट. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. So which of the following subjects fall under the state list as per the 7th schedule of the Indian Constitution? इसमें कई सारे हैं, like relief for the disabled and unemployable, state pension, that is to say the pension जो भी payable है by the state or out of the consolidated fund of the state, taxes on professions, trade, callings, employments, ये ऐसे सारे
आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे, कुछ मैंने यहाँ हाईलाइट किया है बस, ठीक है। यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्चुअली यूनियन का आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉयज, ये भी यूनियन में आता है, यूनियन लिस्ट में। रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल फीड्स एंड मिनरल ऑयल रिसोर्सेज, ये भी यूनियन लिस्ट में आता है। टैक्स ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट का जो भी है, दैट ऑल फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट। सो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज कवर्ड। इसमें कई सारे हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियंस है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, कई बार दोनों का होना जरूरी होता है इन रिजॉल्विंग देम। सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी कॉन्करेंट है, दोनों का है। वेलफेयर ऑफ द लेबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्करेंट लिस्ट में ही आता है। कई बार हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हाईलाइट किया है कई चैप्टर्स में, because it is important. And including the conditions of the work, provident fund, employers liability, workmen's compensation, invalidity and old age pensions, maternity benefits, ये पूरा इसी में आता है। along with that education including the technical education, medical education, universities, vocational and technical training of labor, all these fall under concurrent list, ठीक है। so here in this case रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट ये यूनियन में आता है। रिलीफ फॉर द डिजेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, ये भी स्टेट वाले में ही आता है। स्टेट पेंशन पेबल बाय द स्टेट, ये तो स्टेट का ही है। सो इसमें आप देख सकते हो कई बार ऐसा होता है कि एक ऑप्शन तो आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे निकाल सकते हो, बाकी तीनों में से कई बार ऐसा पार्शियली करेक्ट टाइप का होता है। सो यू हैव टू ना थोड़ा सा ऑड मैन आउट टाइप का एक ऑप्शन तो आराम से निकाल सकते हो, बाकी तीन में ही है जो आपका आंसर छुपा होता है। ओके, सो वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये आता है कॉन्करेंट में, मतलब ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हियर ए इज अ करेक्ट आंसर। सी देखिए कई सारे कॉन्सेप्ट्स है वेजेस का, किस तरह से वेजेस का रिकॉग्निशन होता है या डेवलपमेंट होता है। सो हियर उसी के ऊपर एक कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस है, तो दैट वी आर लुकिंग इनटू। अ मेजर टेक्नोलॉजी फर्म इज एक्सपेंडिंग रैपिडली, increasing the demand for software developers with expertise in artificial intelligence, जो बिल्कुल अभी का सिचुएशन है। However, there is a shortage of such skilled professionals in the job market, क्योंकि नया नया है तो टाइम तो लगेगा ही, बट डिमांड बहुत ज़्यादा है जिस तरह का वर्क चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम इन दिस सिचुएशन। नाउ थोड़ा सा हम कमोडिटी कॉन्सेप्ट का देख लेते हैं। जो कमोडिटीज का है वो उसका प्राइस फिक्सेशन कैसे होता है, बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड, राइट। सो सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे उनका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। सिमिलरली यहाँ वेजेस भी इट वुड बी बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट। सो हियर जैसे AI डेवलपर्स, AI सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की कमी है बट उनका डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनका जो वेजेस है वो इंक्रीज होंगे due to the limited supply. So here the wages of AI software developers will increase due to limited supply. The wages of AI software developers will decrease due to increased demand. No. The wages of AI software developers will remain constant regardless of the supply and demand. No. The company will reduce job opportunities to stabilize wages. No. ये correct answer है. Here B is the correct answer. Moving on to our next new concept of wages. A large manufacturing company introduces an automated production system, reducing the need for manual labor. As a result, many workers are laid off while the remaining employees are expected to maintain the high productivity levels. This scenario best reflects which concept of wages? Now ये जो concept का जो हम लोग बात कर रहे हैं, here it determines the value of the labor by the value of the goods and the profit. So completely mechanized. So here this type of concept of wage determination, this is called as machinery concept. ठीक है। So here क्योंकि वहाँ जो है जो वर्कर्स है उनको ले ऑफ किया है बिकॉज नए मशीनरी आई है एंड कंप्लीटली उसका हाई प्रोडक्टिविटी लेवल्स चाहिए। सो हियर जो इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहे हैं दैट इट विल
it will produce, the productivity will be much higher when compared to the manual labor, and that's what it looks into. Completely focuses on the value of goods and profits, based on which only the value of labor is recognized. So here B is the correct answer. A technology startup introduces a profit sharing plan where employees receive a percentage of the company's annual profits in addition to their regular wages. This approach aligns with which concept of wages? ये actually बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, so that it can foster a stock ownership plans, वो ESOPs type का भी employee stock option plan, या फिर जिस तरह से वो एक ओनरशिप टाइप का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का आ जाएगा, ठीक है. एंड हियर मेजरली द नेम इटसेल्फ सजेस्ट प्रॉफिट शेयरिंग है, मतलब ना एक पार्टनर टाइप का हो गया ना उसका. सो हियर दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट. Moving on to our next question. A company and its labor union agree on a policy where all employees benefiting from union negotiated wages and working conditions must either join the union or pay some representation fees. Now this agreement is primarily designed to prevent which of the following issues? See, before that ये आता है under the union security agreement, which is a contractual agreement usually part of the collective bargaining. ठीक है, उसका जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का एग्रीमेंट होता है उसी का एक पार्ट होता है, इन विच एम्प्लॉयर एंड ट्रेड और द लेबर ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन जो भी है, दे विल कम टू एग्री ऑन द एक्सटेंट दैट कि यूनियन कितना कंपेल कर सकता है एम्प्लॉयज़ को टू जॉइन द यूनियन. ओके, और वो कितना ड्यूज कलेक्ट कर सकता है या फिर फीस कलेक्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन, दैट ऑल दे विल एग्री. व्हाई दिस एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट? सी, कई बार ऐसा होता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग करना पड़ता है, कई बार उसमें दे हैव टू फोरगो देयर, अगर उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज है दैट, जैसे कि कोई उनको एक्स्ट्रा ओटी मिल रहा है, बट स्टिल दे हैव टू गो फॉर सम नेगोशिएशन एंड दे आर फोरगोइंग दैट. दिस ऑल बिकॉज दे आर डूइंग दैट वर्क. सो और ये सब रन करने के लिए भी उनको कुछ तो फंड्स चाहिए, ठीक है ना. कुछ जो वर्कर्स है कुछ तो ज्वाइन हो जाते हैं उसमें, कुछ जो भी मेंबरशिप फी है वो पे करके ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन कई लोग ज्वाइन नहीं होते. लेकिन जब कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, जब काम होता है, सो वॉट एवर द रिजल्टेंट ऑफ दैट वर्क जो और बार्गेनिंग, जो वेजेस इंक्रीज हो गया या फिर वर्किंग कंडीशंस का इंप्रूवमेंट हो गया, दैट वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल, even irrespective of the fact that a few of them haven't paid a single rupee to the union, but still they are enjoying the benefits. So ये एक फ्री राइडर प्रॉब्लम है जो बिल्कुल दूसरे को यो मिल रहा है. इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट दे कंपेल कि कुछ तो उनको रिप्रेजेंटेशन फी या यूनियन रजिस्ट्रेशन फी कुछ तो उनको पे करना पड़ेगा. दिस काइंड ऑफ यूनियन सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है, दैट इज टू प्रिवेंट द फ्री राइडर प्रॉब्लम. ओके, एम्प्लॉयर डोमिनेंस और नहीं, डिस्प्यूट्स बिटवीन द डिफरेंट लेबर यूनियंस नहीं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन वेज नेगोशिएशंस नहीं. ये मेजरली फ्री राइडर प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ये करते हैं. अब इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यूनियन जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, मेजर है, वो व्हाई दे हैव टू टेक दैट, व्हाट इज द रीजन. ओके, एंड वो होता क्या है वो हमने देख लिया है. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी लुक एट द टाइप्स ऑफ यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स और एग्रीमेंट्स. सो 3-4 तरह के हैं, दैट 3 मेजरली. सो उसी का इसमें हम लोग एक पूरा कवर कर लेते हैं. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स और एग्रीमेंट्स. 1 सेकेंड. यस. So in a closed shop, एक type है, an employer can hire anyone, but the employee must join the union within a set period. Actually ये गलत है. Why? Because closed shop type का जो union security measure होता है, इसमें first the employer will hire only that person who is part of that union. Compulsory पहले union में registration होना पड़ेगा, only then he will be eligible for that job. ठीक है, so ये गलत है, false है. In an agency shop, employees who choose not to join the union are still required to pay a fee to cover collective bargaining cost. ये true है, इसको agency shop और उस type of agreement बोलते हैं. In a fair share provision, non-union members, employees must pay a fee similar to the agency shop fee, but with more restrictions on what may be charged. कितना charge होगा, कैसे होगा, that all would be little bit stringent. Yes, this is also true. Okay. And dues checkoff refers to an agreement where the employer deducts the union related fees from the employee's paychecks and transfers them to the union, and this is also true. ये 4 टाइप के जो यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स या एग्रीमेंट्स है, दैट आर
as part of the Union Security Measures or Agreement. So here 2, 3 and 4 are correct. So here B is the correct answer. Yes, B is the correct answer. According to Webb's theory of industrial democracy, how does a market pressure impact wages and working conditions? See, according to this theory, now the entire chain of supply involves the worker, employer, wholesaler, retailer, consumer, everyone. But the pressure that is created by the customer due to comparative pricing या जो भी pricing in the market compare करते रहते हैं ना, that will actually वो प्रेशर हर लिंक पे वो दिखता रहता है, ठीक है, लेकिन वो प्रेशर सबसे ज़्यादा दिखने को मिलता है एंड एक्यूमुलेट होता है पूरा प्रेशर एट द एम्प्लॉयर लेवल, ठीक है ना। एम्प्लॉयर लेवल पे जब वो आता है इवेंचुअली उस प्राइसिंग जो मार्केट में जो कंपैरेटिव प्राइसिंग का जो प्रेशर है दैट ही हैज़ टू डील विथ एंड दैट फोर्सेस एम्प्लॉयर टू ईदर कट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड जनरली प्रोडक्शन कास्ट कैसे कट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो रॉ मटेरियल तो उसी उतना ही है, इनके लिए तो कम नहीं कर रहे हैं, एंड दैट गोस ऑन टू रिड्यूस द वेजेस. सो हियर व्हेन वी लुक एट द वेब्स थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, सबसे इम्पैक्ट होता है जो प्रेशर फील होता है एम्प्लॉयर पे, एंड दैट हिल टेक केयर हियर इन द form of reducing the wages. So pressure from customers for lower prices forces employees to cut production cost, often by reducing the wages. This is what Webb's theory of industrial democracy says. According to Cole's theory of union control of industry, what is the ideal way to manage industrial production? Now this particular Cole's theory actually पढ़ता है both Webb theory and Marx theory के बीच में. Marx theory में क्या है, बिल्कुल लेबर का ही वो वहाँ पे देखते हैं फोकस, एंड वेब का क्या है अगेन एम्प्लॉयर की तरफ से. नाउ दिस यू कैन से दैट इन बिटवीन इट फॉल्स. सो हियर he says that the entire control of the industry should be in the hands of the true producers. यहाँ true producers कौन है, जो employers, ठीक है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल ट्रू प्रोड्यूसर्स है वर्कर्स, एंड दिस द एंटायर जो भी कंट्रोल है दैट दे हैव टू मैनेज with the help of the states. In simple words, if you look at, workers should run the show with some help from the government, and it's like a teamwork between the workers and the state, and ye jo employees that would be like simple like facilitators. Okay, so here workers should control the industries in partnership with the state. That's what Cole's theory of union control of industry says. ठीक है, बिल्कुल बीच में पड़ता है, and C is the correct answer here. So I really hope that you have liked this series जो industrial relations का भी हमने complete किया है. This is the last leg of that particular topic. और भी topics आएंगे आगे, but industrial relations में ये last topic है. And I hope you have liked this series, and you have utilized this in the best इंटरेस्ट ऑफ ये जो भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है आपका APFC का होगा या फिर A और EO का होगा. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट जो आपका एग्जाम प्रिपरेशन है एंड फॉर द एग्जाम एज वेल. थैंक यू वेरी मच.